प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उनसे हम बात कर रहे थे कुछ सियासी मामलात पर और मुल्क का जो पॉलिटिकल कल्चर है इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त भी हमें गुफ्तगू करनी है कुछ इन्हीं मामलात के हवाले से। आसिफ इनाम साहब जो तजियाकार हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस गुफ्तगू में, अब वो शामिल होंगे, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनके हमरा तशरीफ़ रखते थे जनाब सरदार शौकत तोपल सईद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले शामिल गुफ्तगू थे, उनसे भी कुछ गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर ये बताइए कि अभी जो अर्बन इकानमी है उसके हवाले से बात होती है, मसाइल के हवाले से बात होती है, एक आबादी का बड़ा हिस्सा हम हमेशा डिस्कस करते आए कि जो रूरल इकानमी है उसके हवाले से कोई प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो अभी स्मगलिंग के इशूज़ के हवाले से एक दिन बड़ा लंबा लेक्चर मैं सुनकर आया, एक साबिक चेयरमैन थे FPR के, बड़ी लंबी तकरीर उन्होंने की इस हवाले से। लेकिन मसला ये है कि चीज़ें कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कुछ आगे मामला नहीं हल हो सका। लेकिन अभी भी समझते ही हैं कि बहुत कुछ हो सकता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे लोग नहीं कर पाते। बहरहाल वो एक अलग सिलसिला है, उस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा इशू पाकिस्तान का है। और फिर ये जो लेस प्रिविलेज एरिया हैं वहाँ पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कंसिड्रेशन में कुछ नहीं है। अभी ये कुछ जो वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे भी इस हवाले से कुछ बात हुई थी, कोई ऐसा प्रोग्रेस जो है वो नज़र नहीं आ रही, कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। और फिर क्या चीज़ आपके ख्याल में इस रीजन के अंदर है, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा हमारी जो हम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए ख़ासतौर पे CPAC की वजह से, वो एक बड़ा इशू है। इसके ऊपर आप समझ रहे हैं कि काम ठीक तरह से हो रहा है, डायरेक्शन जो है ख़ास तौर पे वो ठीक है, ये एक बड़ा इशू है। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यासिर। एक तो मैं अर्ज़ करूँ, जो आपने पहला जी। जो इशू रेस किया है, हम्म। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है अर्बन और रूरल इकॉनमी में अभी तक कोई मैच नहीं है। रूरल इकॉनमी वहीं खड़ी हुई है, हालांकि अर्बन इकॉनमी चली रूरल इकॉनमी से रही है। जितनी एग्रीकल्चर वैल्यू ऐड होती है वो अर्बन एरिया में होती है, रूरल में नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक्चुअली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए वो या तो फेडरल गवर्नमेंट की नेगलेक्टेड पॉलिसीज़ हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का फेलियर है। मैं दोनों को डिफरेंट उसमें वैल्यू में लूँगा। तो रूरल इकोनॉमी को जब तक पाकिस्तान जो आज जिस लेवल पे हमें इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, तो वो उसमें सबसे बड़ा जो डिलेमा है वो रूरल इकोनॉमी को नेगलेक्ट करना है। अब आप देखें कि आपके अर्बन एरियाज़ में यूटिलिटी सर्विसेज के इशू है, बिजली 1 घंटा चला जाए पूरे शहर जो है खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप वो रूरल एरियाज़ को बताएं जहाँ 18-18 घंटे लाइट नहीं होती, तो वो क्या वो तड़पते नहीं होंगे लोग, या उनकी समझ में नहीं आती होगी। यही MNA, यही MPAs, यही सेनेटर उन्हीं एरिया से इलेक्ट होके आगे आते हैं। और मैं अजीब सी बात सी है कि कल वज़ीर आज़म जो है वो आई डोंट नो विद हुम ही वाज सिटिंग एंड ही वाज सेइंग कि जी पूरे बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान के साथ आप मैच कर रहे हैं। तो ये वर्टिकल हॉरिजेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप प्लानिंग में करते हैं, एक पॉलिटिशियन को ऐसे डायरेक्टली इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। तो आप 47% ऑफ पाकिस्तान, आपने जब से पाकिस्तान बना है माशाल्लाह पूरी इंडस्ट्री बलूचिस्तान की निकाली हुई गैस से चलाया। आपने पूरी ब्रिक किलन इंडस्ट्री को बलूचिस्तान के कोयले से चलाया। आपकी फ्रूट 100% कई ऐसे हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुए। फिशरीज में $280 मिलियन की आज एक्सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान कंट्रीब्यूट करता है। फिर आपको अगर प्राइम मिनिस्टर ये बोल दे कि जी उसकी पॉपुलेशन मीगर है, यू डोंट हैव टू इवेल्युएट अकॉर्डिंगली। मैं एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोल रहा, पास्ट में भी ऐसा ही हुआ। तो आपको उसको यू हैव टू बैलेंस इट, एंड हु इज गोइंग टू बैलेंस इट? जब आप पाकिस्तान के थिंक टैंक को, थिंक टैंक ये नहीं कि मैं रिसर्च हाउस बना लूं आप बना, थिंक टैंक तो आपका सेनेट है, थिंक टैंक आपकी नेशनल असेंबली है, थिंक टैंक आपका प्रोविंशियल असेंबली है। जब उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, पॉलिसी मेकिंग नहीं करेंगे जो ग्रास रूट से इलेक्ट होके ऊपर आए, तो आप ये अर्बन रूरल डिफरेंसेस जो है उनको नहीं कर सकेंगे। अब मैं आ रहा हूँ CPEC पे। आप देखें कि मैं इस चीज़ का प्राइवी हूँ और मुझे मालूम है कि इनिशियली चाइना वाज वेरी कीन लाइक देयर ओन कंट्री कि पाकिस्तान में रूरल एरियाज में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने डिसीजन लिया कि जी अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट जो हैं वो एनर्जी में जाने चाहिए। $36 बिलियन आपने 50-60 बिलियन के वहाँ स्पेंड कर दिए। ओके, नाउ चाइना हैज अनाउंस्ड
that now second phase is going to start and we are going to put more endeavors on the socio-economic development. ठीक, अब आप देखें कि डेली आपका मीडिया है या पॉलिटिशियंस है वही कह रहे हैं सीपैक डिले हो रहा है। डिले नहीं हो रहा, डिले इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट की सुस्त रफ्तारी है कि वो या कोई पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं या उनको प्रायोरिटी में नहीं डाल रहे, ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हार्नेस करते हैं कि भी आप आगे बढ़े, प्लानिंग करें और इसको आप करें। अभी शिनजियांग प्रोविंस है, चाइना, आप देखें बड़े फास्ट पेस पे उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आता हूं ग्वादर पे। आप ग्वादर की चल के हालत तो देख लें आप। मैंने अभी 18 घंटे बोला, 18 घंटे बिजली नहीं होती। हॉस्पिटल के लिए आज भी क्राइसिस में लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ता है कराची के अंदर, या एयरलिफ्ट क्या, PIA जब दिल चाहे जहाज चला लेती, जब दिल चाहे उसको कैंसिल कर देती, तो बाय रोड आपको पेशेंट्स को लाना पड़ता है। सो व्हेन द होल वर्ल्ड नाउ, many people in many countries, they recognize पाकिस्तान, वो ग्वादर वाला पाकिस्तान। ठीक है, आपकी बहुत सी रीजनल इकोनॉमिक्स को पेन है ग्वादर की वजह से, तो आप इसको क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? तो ग्वादर इज नॉट एन अर्बन एरिया, इट्स अ रूरल एरिया। 50,000 की पॉपुलेशन जो है वो बेबस है। तो इसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे आप रियल इशूज को आप आगे नहीं चल सकेंगे। आसिफ इनाम साहब, मैं चाहूँगा इसी के ऊपर थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू हो जाए सीपैक की इंपॉर्टेंस के हवाले से, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने बेनिफिट उससे उठाना है इवेंचुअली। अगर यस कर दूं कि भाई ने कहा कि कल वजीर आजम साहब को मैंने भी इत्तेफाक से इंटरव्यू सुना था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसका कम है, उन्होंने ये कहा था कि इसके कम होने की वजह से पिछलों ने निगलेक्ट किया, मैं नहीं करूंगा। तो दिस इज मतलब वेरी डिफरेंट। उन्होंने कहा कि जो लोगों ने उसको तोल के किया वो मैं नहीं करूंगा, मैं उसको उसके हिसाब से अहमियत दूंगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ना कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप सीपैक के हवाले से जैसे बात की है, आपने उससे फ़ायदा उठाना है। डू यू थिंक ये अभी जैसे डिस्कस हो रहा है कि जैसे सुस्त रवि का शिकार है, कहा जा रहा है कि आप इसको तेज़ी से कम्प्लीशन की तरफ लेकर जाएं, फिर इसके लिए आप प्लानिंग करें, आप नए इंडस्ट्रियल जोन डिफ़ाइन करें, उसके ऊपर काम करें, कोई एक एक्टिविटी जनरेट करें, ये हो रहा है आपके ख्याल में? ये जो ऑब्जेक्टिव है जा रहे हैं उसकी तरफ? जो डिटोरेशन हमारे मुल्क में 30-35 साल में हुई है, वो सिर्फ डिटोरेशन ये नहीं हुई कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और ये सब चेंज हुए, हमारी अखलाकी डिटोरेशन भी बहुत हुई। दूसरे आप ये बताएं कि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है उसको निकालने का कोई कानून है? बिल्कुल ठीक है, जिनको निकाला भी किसी गवर्नमेंट ने तो उनको 20-20 साल के बेनिफिट्स के साथ रिस्टोर कर दिया। तो उस तमाम में जब उनकी नौकरियां पक्की हैं तो वो काम करें नहीं करें उनको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वाई दे शुड डू, अकाउंटेबिलिटी मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तो बड़ी सी चेंज है एंड आई थिंक सो कि एवरीबडी रियलाइज नाउ कि पानी सर से गुजर गया है और इन तमाम चीज़ों को जो है वो अब रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है। ठीक है। अब आप देखें कि मुल्क की तारीख में आज 60 साल बाद दोबारा 2 डैम बन रहे हैं जी। तो 60 साल में क्यों नहीं बने थे कोई डैम? तो ये सब चीज़ें जो भाई भी पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ना सिर्फ सीपैक बल्कि हर चीज़ से रिलेटेड है। आखिरी बैराज मेरे ख्याल में कोटरी बना था 1950 समथिंग में, उसके बाद कोई बैराज नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। ठीक है। अच्छा जी, अब इस हवाले से भी बात की जानी चाहिए, जैसे भी बात हो रही थी कुछ दिन पहले भी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अभी तो सिर्फ डेट मैनेजमेंट में ही लगता है कि सारे मामला जो है वो निकल गए हैं। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ ये जो इन्फ्लेशन का चैलेंज है, इसको कंट्रोल करने के लिए डू यू थिंक कि जो एफर्ट्स हो रही हैं काफ़ी हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो कहने लगे जी हमारे खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है। करप्शन का केस कैसे आएगा जब आपके पास कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ा आपके पास डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है? दूसरी बात ये कि सूरत हाल आपको इनसाइड स्टोरी पता है, कोई यहाँ साइन करने के लिए ब्यूरोक्रेट तैयार नहीं है, आपको मेडिसिन भी ख़रीदनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर से, वो कहते हैं जाकर आप परमिशन ले लें या वही आप उनसे साइन करवा लें तो हो जाएगा। ये आपकी अगर एक्चुअल सूरत हाल है तो कैसे फिर प्रॉस्पेरिटी आएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ गई सारे सूरत हाल में? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अपनी जगह जिस पेस पे हो रही थी वो मोर और लेस है। ठीक है। अब आप देखें कि कोविड के अंदर जो पूरी दुनिया में के साथ अचानक शुरू हुआ उससे पाकिस्तान कितना बेहतर निकला। ठीक है। तो आप ये समझ लें कि जो टॉप लेवल है वहाँ पे तो तमाम चीज़ों का अदारिक हो रहा है और वो दे आर ट्राइंग के अब उन तमाम चीज़ों को जो है वो एक तरीके से सेटल किया जाए और ये सब चीज़ें जो है स्ट्रक्चरल चेंज है, इट टेक टाइम।
फिर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी भी नहीं है, तो उनको मेजॉरिटी जब आ जाएगी दोनों हाउसेज में, तो फिर जाके वो रिफॉर्म्स जो है वो ज़्यादा फास्ट कर सकेंगे उसके बाद। अभी तो रिफॉर्म्स तो सेकेंडरी है, हर एक के पर्सनल इश्यूज ज़्यादा हैं, तो बजाय इसके कि जी उसके बेसिस पे अगर करेंगे तो रिफॉर्म्स कभी होंगे ही नहीं। तो वो तमाम चीज़ें बैलेंस होकर चल रही हैं। एज अ होल वी आर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। आपका ऐसा डेफिसिट था ट्रेड का जो कभी सोचा ही नहीं था कि ख़त्म होगा, वो अल्लाह ने करम किया। एक्सपोर्ट रिवाइव हो रही हैं, रेमिटेंस आ रही हैं। ठीक है, रेमिटेंस में ये है कि इवेंचुअली चूँकि अगर ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज दुनिया में अब ख़त्म हो रही हैं, सारा वहाँ से भी शायद लोग वापस आएँ, तो उसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए कि जाना तो दूर की बात है, कुछ लोग वापस खासी बड़ी तादाद में आइंदा डिकेड में आए। तो और जहाँ तक तरक्की का है वो तो देखिए आप, दुबई आपके सामने है कि 1999 से लेकर 15 साल में उन्होंने पूरा दुबई पलट दिया। बात ये है कि आपकी डायरेक्शन और आपकी फाउंडेशन ठीक होनी चाहिए ना, तो 5-10 साल में बहुत बड़ी चेंज आ। ठीक है, वो नजर आ रही है आपको? तो है आपके पास आई थिंक फाउंडेशन? दे आर वर्किंग ऑन इट। अगर आप देखें कि जो डिपार्टमेंटल रिफॉर्म्स हैं और जो एक स्ट्रक्चर है कि जो कंट्री की पॉलिसी के लिहाज से मैं देखता हूँ कि इस्लामाबाद में खासी मूवमेंट है कि आइंदा मतलब 10 साल 15 साल के हिसाब से प्रोजेक्शन कर रहे हैं। वक्ती ऑब्वियसली किसी के पास नहीं है, कॉटन की क्रॉप ख़राब है तो ख़राब होती चली जा रही है। उसके अंदर वो फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती। अब सारे प्रोविंसेस को पावर डेलीगेट हो गई हैं, पैसे पावर तो उन्होंने मतलब उनको जो अपने डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए थे वो बनाए नहीं, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बनेगी। अब एक चीज़ जो एक काम कर रहा था वो अब 3 आदमी करेंगे। तो बहुत सारा आपका, अगर आप देखें कि इसकी 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना एक चूचू का मुरब्बा भी बना है, इसको भी सॉर्ट आउट होना पड़ेगा। ठीक है, डू यू थिंक कि यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारे मामलात रुके हुए हैं? अब देखिए, चलें कॉटन के हवाले से तो टेक्सटाइल के ऊपर फिर एक बड़ी तफसील से रुके में नहीं आएगा। देखिए आपने इतना बड़ा IPP आपका रीनेगोशिएट हुआ, वो ट्रिलियंस में है, तो उसका पूरा पैकेज है। ये अगर आप इसको छोटा समझते हैं तो, क्योंकि इसकी बेस पे ही अगले 25 साल की आपकी एनर्जी कॉस्टिंग होनी। सर वो बात ठीक है, लेकिन अभी जैसे बात हो रही है कि यहाँ पे इशू ये है कि अब पूरे मुल्क की इकॉनमी को लेकर चलना फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तो मसला यही है ना कि मामला जब भी इस तरह के आते हैं जी, फेडरल गवर्नमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चले इसके ऊपर अभी बात करते हैं। मैं ज़रा सरदार साहब की तरफ चलता हूँ। सर ये जो हो रहा है अभी आपके सामने सारी सूरत हाल, इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही थी। अब क्योंकि इश्यूज़ सारे पास्ट में इतने सारे रहे हैं कि वो डेट मैनेजमेंट का एक बड़ा लाइबिलिटीज़ आपने इतनी इनहेरिट कर ली हुई हैं कि आपको बड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को मैनेज करने में। अब वो खुद खान साहब कह रहे हैं कि जी अभी आए हैं, चीज़ों को समझने में टाइम लगा। इस चीज़ को भी मेरे ख्याल में एक्सेप्ट कर रहे हैं। बड़ी बात है, पाकिस्तान में तो शायद ये कल्चर भी नहीं है कि कोई शख्स जो अपनी गलती मान ले, तस्लीम कर ले। तो बहरहाल जी, अब जो ऑनगोइंग सिचुएशन है आपके सामने, आप समझ रहे हैं कि जो इकनॉमिक डायरेक्शन है वो आपके पास आ गई है, क्योंकि ऑन अ पेपर तो अब चीज़ें आपको बेहतर नज़र आना शुरू हो गई हैं। क्या लिटरली हो रहा है? क्योंकि जो महंगाई के हवाले से जो ख़ास तौर पर एक आम आदमी जो सवालात भेज रहा है कि जो अशिया खुर्दनोश है इसकी कीमतें क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, क्या मैकेनिज्म है? मसला एक्चुअली है कि आपके ख्याल में, ये ज़रा फरमाइए। जैसे ये बड़ी बहुत सिंपल चीज़ है, इसको मेरा ख्याल कोई डिफ़िकल्ट नहीं है समझना। एक तो मैं समझता हूँ जितनी पाकिस्तान में सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, प्रेजेंट इवन इंक्लूडिंग, ये समझते हैं कि अक्ल कुल इन लोगों के पास है ना, बाकी तो वैसे ही चल रहे हैं। और ये हमेशा चाहे 1 सीट में रहें चाहे 10 सीटों में रहें, ये असेंबलीज में रहते आए। अब जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि जी पिछले 60 साल से हो गया, पिछले आप भी इस मुल्क से बाहर तो नहीं थे, आप इस मुल्क का हिस्सा थे। वो टाइम था जब आपने इतनी इतनी बड़ी चीज़ें की, इनके लिए भी करना चाहिए था। तो मैं अपने जो इनिशियल कलमात में मैंने अर्ज किया कि यू कैनॉट, व्हेन यू टॉक ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो आपको फिर डेमोक्रेसी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपको प्रोविंशियल असेंबलीज को लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, आपको नेशनल असेंबली को बोर्ड में लेना पड़ेगा, आपको सेनेट में लेना पड़ेगा। ये कोई मोनार्की तो नहीं है कि आप कहें कि जी हर जगह मेरी हेजमनी हो, मैं कंट्रोल करूं और फिर मैं रिफॉर्म अपनी मर्जी की लाऊं। दैट इज नॉट पॉसिबल इन डेमोक्रेसी, एंड दिस इज द डिलेमा इन आवर कंट्री कि हमारे जो इम्बैलेंस है, पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, वो इसी वजह से है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो पूरे अपने 4 साल अपनी पावर को कंसोलिडेट करने में लगी रहती है, वो कर नहीं सकती और वो हाफ हार्टेड अपना एजेंडा छोड़ के चली जाती है। फिर नए आते हैं, वो कहते हैं जी पिछलों ने तो ये कर दिया। सही। तो आपको ये गैप को खत्म करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, हार्मनी लाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वी आर नॉट मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो हमें अपनी इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक बहुत बड़ा दिल और सब्र चाहिए। yes. तो जितने सियासतदान हैं उनको सब्र के साथ
आगे चलना चाहिए। अब असेंबली को मुझे शर्मिंदगी होती है एज अ पाकिस्तानी कि मैं असेंबली में 4 साल में एक MNA को भेजता हूं, ही स्पेंड्स मिलियंस ऑफ रुपीज और वो असेंबली में आके बैठते हैं, तो मैं असेंबली से तो मुझे कुछ नहीं मिलता इनपुट के वहां क्या डिसीजन हो रहा है। अब महंगाई में असेंबली ने क्या कर लिया, सेनेट ने क्या कर लिया, प्रोविंशियल असेंबली में, अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नई नई चीजें छोड़ देती है कि जी हम 18th अमेंडमेंट लाएंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो मजीद है, मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बड़ी नाराज होती है कि मैं कहता हूं कि जी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकम अ फकीर, यार 3 महीने में जाके फेडरल गवर्नमेंट को उनको पैसे, आप डेवोल्यूशन में बोल रहे हैं, और डेवोल्यूशन के अंदर ही द चीफ मिनिस्टर हैज टू गो टू इस्लामाबाद टू बैग के यार मेरे पैसे मुझे दे दो, तनख्वाहें देनी है डेवलप। तो डेवलपमेंट आप कहां से करेंगे? डेवलपमेंट नहीं करेंगे जहां आप कहें कि जी ये मेरे पार्टी के 30 MPs हैं, ये मेरे MNAs हैं, मैं डेवलपमेंट फंड इनके थ्रू दूंगा। व्हाई? देयर शुड बी सम फॉर्मूला जहां बैलेंस आपका हो। तो जब बैलेंस नहीं होगा, खींचातानी होगी, ये तमाम चीजें असेंबली से बाहर चली जाती हैं, डिसीजन जो हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूंगा, ये आपको समझना होगा, खुदा के लिए समझना होगा। अगर कोई बुरा मनाता है तो मनाए, मेरे नेशनल इंटरेस्ट में आई वुड नॉट माइंड। क्या आप डॉक्टर हफीज शेख के अलावा आपके पास कोई दुनिया के अंदर 20 करोड़ में इकोनॉमिस्ट नहीं है? डॉक्टर अरशद हुसैन जो पब्लिकली आपकी बात मान गए कि एज ए गवर्नर स्टेट बैंक और आज एज ए एडवाइजर मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं मिलता, तो आपको स्टाइपेंड कहां से मिलता है? फिर आप इस नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे अगर बाहर से आपको पैसे मिल रहे हैं। इस चीज को भी चेंज करना होगा आपको नए लोगों को लाना होगा। आप अपने मुल्क के लोगों को ट्राई तो करें ना। मैं अगर भाई की ओपिनियन डिफरेंट है, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती, लेकिन ये पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मुझे इनको सुनना होगा, इनको मुझे सुनना होगा। लेकिन मैं ये कह दूं कि नहीं मैं अकले कुल हूं और मैं जो कह रहा हूं ये सही बात है, तो फिर आज जो सिचुएशन है उसकी वजह ही सब कन्फ्रंटेशन इस वजह से हुई। आसिफ नाम साहब जी। जी सर, एक तो इन्फ्लेशन के हवाले से जो है वो आपकी नॉलेज में है कि जैसे अब कोविड आया तो उससे सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब हुआ। यानी मैंने अमेरिका में फोटो देखे कि नालों में जो है वो दूध बहाया गया, और वो मतलब उनके जो सप्लाई चेन डिस्टर्बन से जो है उनके फार्मर्स को और उन तमाम को जो है वो बड़ा इस तरीके से, और फिर उन्होंने ना सिर्फ दूध बहाया बल्कि उन जानवरों को भी ज़िबा किया कि भाई वो इस तरीके से कि भाई उनको रोज़ खिला के फिर रोज़ दूध ज़ाया ना करना पड़े। इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक शॉर्टेज हुई। फिर $21 ट्रिलियन जो है वो तकरीबन G9 ने छापे। $21 ट्रिलियन का मतलब है, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि दुनिया की जो टोटल कपास है, जैसे पाकिस्तान दुनिया की वो $30 बिलियन की है, अब आप उसको $21 ट्रिलियन के प्रोस्पेक्टिव में देखें। जो पूरी दुनिया की सिल्वर की पैदावार है वो शायद $24 बिलियन की है। जब इतनी अमाउंट्स आप छापेंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। देखिए लास्ट टाइम जो मेजर मनी प्रिंटिंग हुई थी वो 2009-10 में हुई थी। उसके बाद 11 में आपने देखा अरब स्प्रिंग, ये वो किस वजह से था? वो फूड प्राइसेस था, गंदम महंगी, ये महंगी, ठीक है ना, बेसिक अमाउंट। जो वही चीज़ जो है वही दोबारा हो रही है और उससे 6-7 गुना ज़्यादा मैग्नीट्यूड से हो रही है। तो इसके अंदर तो एक तो ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जैसे गंदम वगैरह, चीनी, इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमें नज़र रखनी चाहिए कि ये ना हो। दूसरे जो चीज़ अब हम इंपोर्ट करेंगे फॉर 1 और 2 ईयर्स वो खासी महंगी होगी, और उनकी महंगाई की वजह ये एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग और सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन है। तो उसके लिए मैक्सिमम लोकल प्रोडक्शन जितनी होगी वो हमें जो है वो सेव करने में मदद मिलेगी। ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक टीम के हवाले से बात हो रही है, आपके जो इंडिकेटर्स हैं, चलें आपको टेक्सटाइल के अंदर जैसा भी एक बूम आया आपके पास, बहुत सारे उसके मल्टीपल। टेक्सटाइल में नहीं है, अगर आप इस वक्त देखें टेक्सटाइल, गाड़ी, इंपोर्ट ऑर्डर्स के हवाले से तो ये कि अभी बताया जा रहा है गवर्नमेंट की, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास इस वक्त इतने ऑर्डर्स हैं कि मार्च तक हमारे पास 3 शिफ्टों में हमें काम करवाना पड़ा, और ये बार बार रिपीट की जा रही है। मैं वो बात आपके सामने, सेम गाड़ियों में, सेम सीमेंट में, सीमेंट के भी 14 प्लांट इन्होंने मजीद सैंक्शन किए हैं कि जी। सर गाड़ियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि जहाँ प्राइसेस इतनी ज़्यादा हों कि वो अनएक्सेप्टेबल हो, और उस पर भी ब्लैक हो रही है जी। तो ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है। अब इसमें तो फिगर्स के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं गाड़ियों के हवाले से, लेकिन ये है क्या एक्चुअली, क्योंकि जो नंबर्स दिखाए जाते हैं वो तो बड़े अट्रैक्टिव आपके नंबर्स हो चुके हैं। गाड़ियाँ बन रही हैं, महंगी हैं, बिक रही हैं ना। अगर कोई कह रहा है मैंने 4000 यूनिट बेचे हैं तो 4000 बाहर आए ना उस रेट पे भी गाड़ी की,
प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रक्चरल, वो तमाम चीज़ें एक तरफ रख दें। तो आप बीच समझ में रहे हैं कि हमारे जितने पास भी कैपेसिटी तो है, यहाँ पर हम कंज्यूम कैपेसिटी तो भी कर रहे हैं। है और वो तमाम है, और फिर रिवर्स आपको करना पड़ेगा सारा। पोटेंशियल तो देखिए, हमने किसी चीज़ का कुछ भी नहीं उठाया। मतलब अब जैसे अगर गाड़ियाँ हैं तो उसके अगर आप पार्ट्स पे जाएं तो मिलियंस ऑफ जॉब की बात कर रहे हैं, जैसे थाईलैंड में, जैसे इंडोनेशिया में, तो वो तमाम मॉडल तो हमारे यहाँ आए नहीं ना। आप एक एक सेक्टर को उठा लें, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि आप अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में निकल गए तो इसके अंदर आपका 10-11% फॉर ईयर अपॉर्चुनिटी तो आपके पास अभी भी मौजूद है। आपको अपॉर्चुनिटी रीजन है। के अंदर देख लें, जो इस वक्त जो हाल है, ख़ास तौर पे आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर कोरोना की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी डल हुई है, आपको तो उसका बेनिफिट मिल गया है, तो हमारे आपने किससे इतना फ़ायदा हैंडीकैप भी है, जैसे हमारी एजुकेशन का लेवल कम है, हमारी स्किल ट्रेनिंग जो है वो बहुत ख़राब है। इस तरीके से वो तो अपनी जगह है ही फैक्टर, प्लस ये कि हमारे यहाँ जो एक कल्चर ऑफ वो हमारे किसी भी नेबरिंग कंट्री में इतना ख़राब कल्चर नहीं है जितना हमारे यहाँ हो गया वो। बिल्कुल ठीक है, ये एक इशू है। जी सरदार साहब, अब आपकी तरफ आएंगे। अब आपको कोरोना की वजह से एक तो एक इकोनॉमिक चैलेंज तो है पूरी दुनिया के लिए, आपको पता है, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आया, और फिर ये इन्फ्लेशन जिस तेज़ी से गया, जैसा भी बताया कि सप्लाई चेन का एक बड़ा इशू रहा। पाकिस्तान ज़ाहिर आइसोलेशन में तो नहीं है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आना था, वो समहाउ नज़र आया, उसको समहाउ मैनेज भी कर लिया गया। एक ब्लेसिंग भी आपके पास रही है, जैसा भी टेक्सटाइल हवाले से बात कर रहे थे, खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इस चीज़ को बार बार जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जी हमारे पास बड़ी एक्टिविटी आ गई, ऑर्डर्स बड़े आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि डायरेक्शन की अभी जैसे बात हो रही थी, आपकी चीज़ें अब बेहतर हुई हैं? थोड़ा सा आपको जो डेट मैनेजमेंट का इशू था थोड़ा सा रिजॉल्व होता हुआ नज़र आया, करंट अकाउंट का एक सरप्लस में चला गया, थोड़े से और आपको बेनिफिट मिल गया, रेमिटेंसेस के हवाले से क्लेम कर रहे हैं। दो के मल्टीपल रीज़न है, वो एक बड़ी लंबी बहस है कि आपके पास आ किस तरह रहा है, या किस तरह मामला जो आपने कंट्रोल किए, जो आपके पास लीकेजेस थी, आपने FATF के प्रेशर में उसको कंट्रोल किया, तो अब आपको समझ में आया कि चीज़ें आपके हक में जा रही हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा डायरेक्शन के हवाले से बात हो, डायरेक्शन नज़र आ रही है कोई? वेल, डायरेक्शन तो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट अपने अपने वे से डायरेक्शन लेती है, लेकिन इसके बिहाइंड एक चीज़ है जो मैं कोट करूंगा, यू विल गेट द आंसर फॉर दैट। वो कहते हैं, इफ़ यू डोंट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ समबडी विल ऑर्गेनाइज यू। तो इस गवर्नमेंट ने 2.5-3 साल जो है, जितनी पब्लिक ओपिनियन इनके साथ थी और इनके पास जो मैनेजमेंट पावर थी, उन्होंने वो वेस्ट किए। अब ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं कि आपको सऊदी जैसे भाई ने आपसे पैसे वापस मांग लिए और चाइना आपके पीछे खड़ा हो गया। दिस वाज स्ट्रेटेजिक टिल्ट, द चेंज इन द स्ट्रेटेजिक स्फेयर क्या पे। वर्ल्ड बैंक जो है वो उसने भी देखा कि सिचुएशन क्या है, वो भी आपको छोटे लेवल पे सपोर्ट करने को तैयार है। सेम इज द IMF, सेम इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक मैं कोरोना की वजह से नहीं कहूँगा, बट रीजनल जो चेंज हुआ है वो उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए सपोर्टिव हुआ। गुड लक टू गवर्नमेंट कि उनके टाइम में हुआ और वो लेवरेज उनको मिल गया। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए, देखिए मैं फिर रिपीट करूंगा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आप हुकूमत वक्त हैं, आपके अंदर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, ठीक, आपका दिल और दिमाग बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों पे, अगर अपोजिशन का काम है वो करना, तो मुल्क को कम से कम कौम को डीमोरलाइज ना करें। कौम अपोजिशन को नहीं देखती, कौम गवर्नमेंट को देखती है, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्राइसिंग भी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में इंडस्ट्री भी है। जैसे भाई ने गाड़ियों को कहा, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन एक इशू है कि हम डेवलपिंग इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। यानी ओवरनाइट एक 10 लाख की चीज आप 20 लाख के भेज रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइड फील कर रही है उसकी। मैं समझता हूं कि ये मुल्क के साथ नाजायज होगा कि कुछ लोग प्रॉफिटिंग करें और आप ओवरनाइट, जब डेवलपिंग इकोनॉमी आ रही है, आप बाहर से नई गाड़ियों को ऑफर कर रहे हैं, जी आप इंपोर्टेड गाड़ियां लाएं और बेचें। सो यू हैव टू सी द डिफरेंस कि हमारी इकोनॉमी क्या है और हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो गुफ्तगू हमारी जारी है, और बात हो रही थी अभी हमारी कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। मामला ऐसा है, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है क्या उसकी डायरेक्शन नज़र आ रही है। आसिफ इनाम साहब से ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी इन सारे मामलों पर, और सरदार शौकत पोपलजई साहब तशरीफ़ फरमाए उस पर बात कर रहे थे सारे मामले पर। आसिफ इनाम साहब, अभी जैसे बात हुई है, सरदार साहब ने कहा एक तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा, फिर ये जो करप्ट कल्चर है, और फिर दूसरा ये कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़्यादा अब स्ट्रेंथन है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं। अब विद इन द सिस्टम कैसे आप चीज़ों को ठीक करेंगे, कैसे मामलात को बेहतर बनाएंगे? वहाँ एक बिल्कुल पैरेलल इकॉनमी खड़ी हो गई है, फेडरल से जो फैसले होते हैं वो इसको बिल्कुल अपोज कर रहे हैं। सिंध के अंदर ही आप सूरत हाल देख लें, बहुत सारी सूरत हाल आपके कंट्रोल में नहीं है, ना कोई इकनॉमिक डेवलपमेंट है, ना कोई यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। दूसरी तरफ ये कि अगले दिन मैं देख रहा था वो फाक से आपको भेज रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तक आपको वहाँ से मंगवानी पड़ी है। मतलब ये अगर आपका हाल है तो इसको क्या जवाब दे? बाहर वाले भी देख रहे हैं कि ये सूरत हाल है आपके पास, इतने बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी के अंदर आपके पास आग बुझाने वाली गाड़ी आपको फाक भेज रही है, और वो अभी तक हैंड ओवर किसको करनी है नहीं पता है। ये सूरत हाल है, फरमाइए कैसे मामला चले? यही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ उजलत में हुई और जिनको कंसिडर ही नहीं किया गया, उनमें से भी ये देखा गया कि हमारी तरफ जो है वो पैसों की एलोकेशन कितनी हो रही है, तो फिर पैसों की फिर आगे एलोकेशन उनका पहले ही जेन क्लियर था किस तरह होनी है। तो उस जब कोई चीज़ की बेसिस ही यही हो कि नीचे कुछ पता नहीं क्या है और ऊपर से इस मद में हमें ये मिल जाए, इस मद में ये मिल जाए, तो ये चीज़ें रेक्टिफाई होनी है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अनलेस आप खुदा न खास्ता ये कहें कि जी मुल्क का बेड़ा गर्क ही कर देना है, तो ये तो एड्रेस होगा। फिर इस तरीके से पॉलिटिकल रिफॉर्म भी बहुत ज़रूरी है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी एक डेमोक्रेसी खुद कैसे ला सकती है। तो तकरीबन मेजर पार्टीज ही नॉन डेमोक्रेटिक हैं, तो पहले तो पार्टियों में डेमोक्रेसी आए तो फिर मुल्क में आएगी। इसी तरीके से जो है जो बहरहाल मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता कि इतनी हमारी डायरेक्शन नेगेटिव है। मुझे तो इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि आपका सफ़र अगर नॉर्थ की तरफ है ना, तो आपका मुंह तो नॉर्थ की तरफ हो। पहले तो हम साउथ की तरफ थे, इतना तो बहरहाल हुआ है। एंड सर ये आसिफ नाम, ये जो अभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आम आदमी को जब ये दिखाए जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बेहतर होना चाहिए, कमोडिटी सस्ती होनी चाहिए। ये तो गलत चीज़। जैसे 2005 में हमारे $20 बिलियन के रिजर्व हो गए थे, हमारी 10% ग्रोथ थी। हमने क्या सुना कि जी फौरन उस वक्त ये हुआ था, कौन सा मुआहदा हुआ था एक, और ये हुआ था आम आदमी को $20 अरब का क्या फ़ायदा। उसके बाद हमने फिर आम आदमी को कोई फ़ायदा हुआ या उसकी बेचारे की परेशानियाँ। तो ये तो ऑलवेज है, इट इज़ नेवर सेटिस्फाई। आज आप जर्मनी से लेकर जिस मुल्क के भी आप टीवी चैनल को देख लें, वो मसाइल ही डिस्कस कर रहे होते हैं। बट आपको एक ओवरऑल इतना शऊर होना चाहिए कि जी हम पहले से बेहतर हैं, हमारी डायरेक्शन ठीक है या नहीं। बाकी तो लोगों का काम है। आप यूएस में देखें, इस बार जर्मनी से लेकर जो चैनल उठा के देख लें, जिस मुल्क का हर वक्त मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, मतलब उनका रिलेटिव चेंज होता है ना। तो जो आज आप 2005 में बेहतर थे या आज बेहतर हैं, आप खुद फैसला कर लें। मैं तो एक चीज़ से एजुकेशन का तयन करता हूँ कि जो ये लड़के वगैरह आते हैं ना काम के लिए, उनकी तालीम पूछ लेता हूँ। मैं तो सिर्फ 2007 में ये देखा था कि उनका तालीम जो है वो सब मैट्रिक आ रहे थे। अब आपको दोबारा जो है वो बगैर पढ़े लिखे आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमने 10 साल में तो हर सेक्टर में जो है वो हमारा डिटोरेशन हुआ। बिल्कुल ठीक है जी। सर ये फरमाइएगा, जैसा भी बात हो रही थी, आपको जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो तो आपको समझ लें आपने समा उसको मैनेज कर लिया है, लेकिन ये आम आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कैसे बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपको ठीक नज़र आते हैं मामला? यस, देखिए ये बड़ा सिंपल फार्मूला है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना उसी से होगी जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो आपके रीच में हों। सबसे बड़ा यूटिलिटी है, और आप फिर इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। अभी माजरत के साथ एक दिन पहले जिस तरह पूरे मुल्क में लाइट ब्लैकआउट हो गया, तो अभी तक गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए थी कि विद इन एन आवर दे शुड हैव पुट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैं पढ़ रहा था कि मलेशिया में कुछ 6 घंटे के लिए लाइट गई थी तो उन्होंने टॉप ऑल हेड्स को रोल आउट कर दिया। क्यों? उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने स्विच ऑफ ऑन किया, उन्होंने कहा जी व्हाई यू आर नॉट मॉनिटरिंग, दिस वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि इतनी बड़ी जब चीज़ हो जाए तो हमारे मुल्क में अल्लाह ताला माफ़ रखे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन किसी को वो परवाह नहीं होती। तो जब तक आपको आम आदमी जो है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि अगर मुझे डे टू डे अफेयर्स में रिलीफ नहीं मिलेगा और मैं अपनी
फैमिली को, अपने निज़ाम को ईज़ नहीं कर सकूंगा। यस, तो ये तो चीज़ ज़हन है कि मैं अच्छी बात गवर्नमेंट के लिए नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और फिर अल्लाह ना करे फिर लोग मुल्क से भी परेशान हो जाते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों है, ऐसा बिल्कुल ठीक है। तमाम चीज़ें। लेकिन असद ऐसी कह रहे हैं ना, मसाइल तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान क्या है, पूरी दुनिया में मसाइल है और वो चलते रहते हैं, उसके ऊपर बात भी होती नहीं है। चलते रहते हैं, ठीक भी होते रहते हैं ना। तो हम तो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहिए हमें। ठीक है, आगे बढ़ना कि हम चाहिए मतलब नए पुराने हल होने चाहिए और फिर नए मसलों के ऊपर सोचना चाहिए, काम करने मतलब की। प्रोग्रेसिव यहाँ तो मसला वही है जो 47 के बाद से मसला था, और वो जो और एक बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए, चाइना इस वक्त by 2023 आई बिलीव दैट चाइना विल बी द नंबर 1 सुपर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी उनके प्रेसिडेंट ने एक बड़ी नेशन वाइड स्पीच की और उन्होंने कहा हमारा फ्यूचर थर्स्ट इज द रूरल डेवलपमेंट। यस, क्योंकि अब उनको पता है हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली, हमने कर ली, नाउ जो आम Second आदमी phase है आएगा। उसको हमें एम्पावर करना Empower है, करना है। उसको करना है। तो हम तो अभी भी इंडस्ट्री की, मैं कहता हूं कि डेली मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और जिनके इख्तियारात हैं वो सिर्फ ये कहेंगे जी इंडस्ट्री, पावर, इसके अलावा कुछ रूरल, दे विल नेवर टॉक ऑफ रूरल इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं अपने सूबे से बताता हूं कि बलूचिस्तान में वी डोंट नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी 76% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे, लाइफ स्टॉक, फ्रूट फार्मिंग, फिशरीज। आप जिसको भी आप लोगों को एम्पावर करें, वो तो आपके पास नहीं आएंगे कि मुझे बिजली चाहिए, मुझे इंडस्ट्री लगानी। वो आपके पास नहीं आएंगे कि मुझे गैस चाहिए, वो अपना सिस्टम चलाएंगे। लेकिन बाखुदा मैं पूरी बात नहीं बता सकता हूं आपको कि बड़ी परेशानकुन हालत है रूरल एरिया में। तो आपको, प्राइम मिनिस्टर को क्या, तमाम गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये डायरेक्शन कम से कम अपनी नीचे अर्बन से रूरल शिफ्ट करना होगा। बिल्कुल ठीक है, शिफ्ट आना चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है जी, नाम साहब, आखिरी जुमला मैं चाहूँगा आप इसके हवाले से अगर कुछ कहना चाहें, जैसा भी बात हो रही थी कुछ। एक तो ये कि हम गवर्नमेंट की तरफ तो देखते हैं, मगर हम खुद भी, अगर हर आदमी भी पाकिस्तानी सोचे कि आज हम कोई एक बेहतर काम कर लें, कोई और डेवलपमेंट की तरफ, और ये सब, तो वो भी बहुत बड़ी चेंज है। लोग कर रहे हैं। आप देखें कि कराची में कितने हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट ने नेगलेक्ट किया तो कितना प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन बन गई, कितनी प्राइवेट स्कूलों की चेन बन गई, जो वॉलंटियर्स हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ भी लोग अगर ध्यान दें, अपना तो देखिए, हर एक शख्स ने अपने हिस्से का जवाब देना है, तो हमें गवर्नमेंट का तो नहीं देना। हम जो कर सकते हैं वो हम करें, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। ठीक है जी, चलें। आसिफ इनाम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सरदार शौकत पोपलजई, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहे। बात हो रही थी कुछ इकनॉमिक डायरेक्शन के हवाले से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से बात कर रहे थे जी। आसिफ इनाम साहब ने आखिर में जैसे बात कही है कि जी अपने हिस्से का रोल तो प्ले करके देखें और फिर उम्मीद रखें चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, क्योंकि बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर हम खुद भी शामिल हैं और हम ही इस सिस्टम का हिस्सा हैं और हम ही से ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो बहरहाल इसी बात के साथ प्रोग्राम का अख्ताम, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।